नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000+1 क्वेश्चन ये पार्ट 9 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर सकें, तो वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से तैयारी करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। और निश्चित तौर पर अगर आप इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान आप स्वयं को अन्य अभ्यर्थियों से कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देंगे, अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में विजिट करेंगे तो आपको आपकी तैयारी के लिए कई सारे वहाँ पे कोर्स हैं जीके पार्ट के, जिनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि वन लाइनर की जो पूरी सीरीज़ है इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक वाइज ना आके रैंडमली आते हैं। जिस तरीके से आपका पेपर आता है कि आपके जो पूरे पाठ्यक्रम से कहीं से कोई क्वेश्चन किसी भी क्रम में हो सकते हैं, और उसी को ध्यान में चूँकि रिवीजन हम लोग करना है तो यहाँ पे जो फैक्ट्स हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए वो रैंडमली ला रहे हैं। हालांकि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं जो कि आपको ऐप के स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे, तो उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 5 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं। देखिए, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, इससे संबंधित प्रश्न आपके विगत वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो आज की तिथि में अगर बात करें तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले 5 राज्य घटते क्रम में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। यानी तमिलनाडु पहले स्थान में है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे में गुजरात, चौथे में कर्नाटक और पांचवें में राजस्थान। तो 5 क्रम आपको याद होने चाहिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं पवन ऊर्जा के विषय में। तो पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के संदर्भ में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर जर्मनी है। भारत के बाद की अगर बात करें तो भारत के बाद जो स्थान आता है स्पेन का नाम आता है। देखिए, आप लोगों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है, लेकिन चूँकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत जल्दी में किया जा रहा है, थोड़ा सा तो हो सकता है कहीं पे आपको अगर मिस्टेक दिखे तो उसे आपको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और फाइनली आप हिंदी वर्जन को ही मानिएगा। प्रतिवर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था, परंतु 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया था। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल नामक संस्था द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ और फैक्ट्स हैं पवन ऊर्जा संबंधित। अगले पॉइंट को, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा तैयार करते हुए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको हम NAPCC के नाम से जानते हैं, प्रारंभ की। ये 8 राष्ट्रीय मिशन कौन से। देखिए, एक क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया था कि जो भारत सरकार का जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशन है उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो इसके लिए आपको 8 मिशन मालूम होना चाहिए। तो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले तो जो 8 मिशन घोषणा की गई थी, रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो 30 जून 2008 को तैयार की गई थी। और इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से, तो आप देख लें। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 नाम नहीं, अभी आगे और भी है इसमें। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन। तो ये आपके टोटल 8 मिशन हैं। इनको एक बार फिर से आप देख लीजिए 8 मिशन कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन। तो ये आपके 8 मिशन है। इंग्लिश वर्जन के लिए यहाँ पर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन पर इन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से 2 के समन्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ये 2 जो
यहाँ पर जो ये दो विभाग हैं कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम यानी NMSHE, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज यानी NMSKCC। तो यह वो दो संस्थाएं हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, ठीक है, इनके आपस में जो समन्वय है उसकी जिम्मेदारी का ये लोग निर्वहन करें। डबल ब्लाइंड अध्ययन, तो देखिए डबल ब्लाइंड अध्ययन क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो कोरोना वैक्सीन है उसके जो ट्रायल हुए हैं उससे संबंधित ये जो अध्ययन है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो डबल ब्लाइंड अध्ययन या प्रयोग लोगों के दो समूहों की तुलना करता है जिनमें से एक का परीक्षण किया जा रहा है जबकि दूसरे का नहीं। ना तो टेस्टिंग करने वाले लोग और ना ही दोनों ग्रुप के सदस्यों को पता है कि किस ग्रुप का टेस्ट किया जा रहा है। देखिए वैक्सीनेशन का जब ट्रायल होता है तो जो ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसमें 2 अलग अलग तरीके के ग्रुप बना दिए जाते हैं और उसमें से कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है और कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाती। देखिए इंजेक्शन तो सबको दिया जा रहा है लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता है कि उन्हें सही में वैक्सीन दी गई है या कोई दूसरा इंजेक्शन दे दिया गया है। तो इसी तरीके के जो अध्ययन होता है उसको हम डबल ब्लाइंड अध्ययन कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के परीक्षण में डबल ब्लाइंड अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार देखिए कुछ फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित। पहले न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा, श्रावस्ती। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता में कानपुर नगर है और न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में। यहाँ एक देखने वाली बात है कि जो न्यूनतम, अगर चाहे हम न्यूनतम साक्षर जिला की बात कर लें, न्यूनतम महिला साक्षरता की बात कर लें या न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात कर लें, इन तीनों में ही जो नाम है वो श्रावस्ती का नाम है। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1985 में। तो देखिए 1985 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह अवार्ड OM नाम्बियार को एथलेटिक्स के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी के लिए व भला चंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के लिए प्रदान किए गए थे। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह जो कोच होते हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और एक बार में अधिकतम 5 कोच को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इस तरीके से 1985 में जब पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए थे तो इनमें 3 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये लोग, जैसा भी हमने आपसे बात की कि OM नाम्बियार को एथलेटिक्स के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी के लिए और भला चंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग के लिए 1985 के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और एक बार में अवार्ड 5 खिलाड़ी से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता, ऑलरेडी हमने बात कर ली है। भीमा नदी, आपको याद होगा कि ये एक प्रश्न आया था कि किस जो भीमा नदी है किसकी सहायक नदी, इस तरीके से करके कुछ। तो आज इसमें कुछ भीमा नदी संबंधित जानकारी देख लेते हैं। भीमा नदी या जिसको हम चंद्रभागा नदी भी के नाम से भी जानते हैं, भारत के पश्चिमी और दक्षिण भाग की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 861 किलोमीटर है। तो 861 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगाना राज्यों से गुजरती हुई अंत में कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है और शायद इसीलिए इसको भीमा नदी बोलते हैं। भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ सीना और नीरा है। तो अब एक फैक्ट और देख लेते हैं कृष्णा नदी की भी, क्योंकि ये कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी है, शायद यह प्रश्न पूछा गया था। तो भीमा नदी जो कि भीमशंकर पर्वत श्रेणी से निकलती है और अंत में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी पर को भी देख लेते हैं। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी के अगर प्रमुख उपनदियों की बात कर लें तो ये नाम है भीमा, कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, मूसी और घाटप्रभा। अब आप चाहे इनको उपनदियाँ कह लीजिए कृष्णा नदी की या सहायक नदियाँ कह लीजिए, तो ये नाम थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। देखिए ये क्यों हम फैक्ट्स ले रहे हैं, ये जो फैक्ट्स हम ले रहे हैं तो इसमें हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर का भी बेस बना रहे हैं, सार्थक क्लासेस के नोट्स का भी हम बेस बना रहे हैं
और क्या संभावना हो सकती है प्रश्न की, उसका भी हम बेस लेके चलें। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए कोई पेपर सेटर है और पेपर बनाने के लिए, मान लीजिए मुझे ही पेपर बनाने के लिए दिया जाता है कोई भी, तो पहली रणनीति यही होती है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। दूसरी रणनीति होती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर क्या है। अब मान लीजिए मैं पेपर बना रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट असाइन करता हूँ ऐप पर, तो पेपर बनाते समय मैंने देख लिया कि भीमा नदी प्रश्न पूछा गया था। अब हमें भीमा नदी प्रश्न नहीं पूछना है, या कृष्णा नदी का प्रश्न पूछा गया था और हमें कृष्णा नदी का प्रश्न पूछना तो है लेकिन उसको घुमा के पूछना है, तो उसी संबंधित हम कोई दूसरी जानकारी पूछ लेंगे। अगर पिछली बार ये पूछ लिया था कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो इस बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है, कृष्णा नदी जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो इसलिए जो भी प्रश्न आए हैं उससे संबंधित भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। अरसावल्ली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश के अरसावल्ली स्थित 7वीं शताब्दी ईस्वी का सूर्य मंदिर है। आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 को हुई, जब ARPANET द्वारा TCP और IP को अपनाया गया था। तो इस तरीके से आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 को। राफसन के अनुसार लोक उपक्रमों को, एक थोड़ा सा छोटा के लिए यहाँ पर पॉइंट रह गया है, कोई बात नहीं, ज़्यादा पॉइंट हो जाए कोई नुकसान नहीं होगा। राफसन के अनुसार लोक उपक्रमों को 7 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये कौन कौन से उपक्रम हैं, जैसे कि सार्वजनिक उपयोग के उपक्रम, उदाहरण इसमें जल, गैस और विद्युत संयंत्र, बहुउद्देशीय विकास योजना, दामोदर घाटी निगम एक उदाहरण हो सकता है। यातायात एवं संचार संबंधी उपक्रम की अगर बात करें, जैसे कि हवाई जहाज, रेलवे, जहाज रानी आदि। बैंकिंग, साख और बीमा संबंधित उपक्रम की अगर बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंक और भारत जीवन बीमा निगम इत्यादि। आधारभूत उद्योग की अगर बात करें हम तो खनन, स्टील और तेल उत्पादन। सांस्कृतिक गतिविधियां संबंधित उपक्रम हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय प्रसारण निगम यानी प्रसार भारती, राष्ट्रीय फिल्म विकास। नवीन उद्योग एवं सेवाएं से संबंधित भारतीय खाद्य निगम तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड। तो ये प्रकार थे जो हम देख रहे थे। रावंश के अनुसार जो लोक उपक्रम है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो रावंश के अनुसार जो लोक उपक्रम है वो 7 प्रकार से हो सकते हैं, या लोक उपक्रम को 7 भागों में बांटा गया है। तो आपको यही याद रखना है, बाकी इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का पेपर उनको देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि इतना डीप पूछे जाने की संभावना कम है। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। यानी जो मन्नार की खाड़ी में जो सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में की गई थी। लिव लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। पिछले भी जो हमारा हम लोग रिवीजन कर रहे थे, पिछले वीडियो में भी हमने सिरोल के विषय में देखा था कुछ फैक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब पहला ब्राउज़र था। 1993 में आया मोज़ेक ब्राउज़र दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र था। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो दुनिया का पहला ब्राउज़र था। हालांकि अगर सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र की बात की जाए तो ये श्रेय जाता है मोज़ेक ब्राउज़र को, जो कि 1993 में आया था। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो कि जैविक पदार्थों के अपघटन तथा पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। संगठनात्मक आधार पर लोक उपक्रमों के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं, और ये कौन कौन से हैं, विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी। देखिए उद्योग व्यापार जो है आपके इकाई 6 में है टॉपिक, इसलिए पॉइंट लिए जा रहे हैं। फादर ऑफ इंटरनेट जो है विंटन सर्फ और बॉब खान को कहा जाता है संयुक्त रूप से। और क्यों इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने जो है TCP की खोज की थी। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मूक का मतलब, देखिए मूक का फुल फॉर्म अगर हम देख लें तो क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। मूक पाठ्यक्रम का महत्व यह है कि एक ही समय में इसके द्वारा जो बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कुछ नया सीख सकते हैं। इस तरह देखिए 3 वर्ड है काफ़ी चर्चा में, मूक, कूक और SPOC। तो COOC का मतलब यानी कुक का मतलब
कॉर्पोरेट ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है और इससे कंपनियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि स्पोक की अगर बात करें, SPOC, इसका मतलब होता है स्मॉल प्राइवेट ओपन कोर्स, यानी फुल फॉर्म है इसका। SPOC का उद्देश्य लोगों के एक छोटे समूह को संबोधित करना है और उन्हें एक विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करना है। तो ये तीन है, इनके विषय में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। मूक जो है सबके लिए ओपन हो सकता है, बहुत बड़ा दायरा है इसका। COOC यानी कोक जो है वो प्राइवेट कंपनियों या कंपनियों के लिए तैयार पाठ्यक्रम है, डिजाइन किया गया है। जबकि स्पोक को जो है एक छोटे समूह के लिए तैयार किया गया है। किसी देश के मानव संसाधन गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? तो साक्षरता है। राष्ट्रीय संकट संबंधित है संविधान के अनुच्छेद 352 से। सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग उत्पादन कर के रूप में प्राप्त होता है। उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका के अंतर्गत UGC निम्नलिखित कार्य संपादित करती है। तो कौन कौन से कार्य हैं ये देख लीजिए आप। UGC अनुसंधान है प्रोत्साहन, उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम की पुनः संरचना एवं इसके हेतु विशेष पैनल तैयार करना, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना, चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रमों का संचालन करना। तो ये कार्य है UGC के मानक निर्धारण और कोऑर्डिनेशन की भूमिका के अंतर्गत जो UGC कार्य करती वो है। इनको आप एक बार फिर देख लीजिए, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान है प्रोत्साहन, उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम की पुनः संरचना और इसके हेतु विशेष पैनल तैयार कराना, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराना, चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रमों का संचालन करना। UGC द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति और फेलोशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा कई एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन सी फेलोशिप UGC के द्वारा नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये पूरी लिस्ट में लेके आया हूँ, हालांकि इसका डिटेल नहीं है। डिटेल में से जो इम्पॉर्टेंट होंगी, जो फेलोशिप इम्पॉर्टेंट है उनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे कवर कर लेंगे। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि UGC के द्वारा जो छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है उनके संदर्भ में। तो पहले की अगर बात कर लें तो एमेरिटस फेलोशिप, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना, स्नातक स्तर पर सामान्य और ऑनर्स पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान फेलोशिप, डॉक्टर DS कोठारी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वर्ष 2008-9 के लिए मानविकी और विशेष सामाजिक विज्ञान में डॉक्टर S राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, यानी जिसको हम PDF के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, UGC द्वारा चिन्हित 4 विज्ञान अकादमियों में से कम 2 के अध्येता शिक्षकों को विशेष मानदेय प्रदान करने की UGC नई योजना, विदेशी नागरिकों के लिए जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF और रिसर्च एसोसिएट RA, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, विज्ञान मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF जिसको हम बोलते हैं, महिला उम्मीदवारों को पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो ये फेलोशिप अभी एक और है, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। तो ये वो फेलोशिप है, वो छात्रवृत्तियाँ हैं जो UGC के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लोग देख सकें, इसको पॉज करके उसको पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। वैभाषिक, सौत्रांतिक, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुपालन में UGC ने इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों के लिए 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित अड़चनों से निपटने के लिए किया गया था। जो प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था। बेस 64 यह एनकोडिंग और डिकोडिंग की एक विधि है जिसका उपयोग इंटरनेट पर ट्रांसफ़र किए गए बाइनरी डेटा को ASCII
आई यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने हेतु किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में निम्न 3 विधियों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और ये विधियाँ कौन कौन सी है? संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा साधारण विधि द्वारा संशोधन। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की जो प्रक्रिया है 3 प्रकार की वो दी गई है। अगला फैक्ट, 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये राष्ट्रीयकरण किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ज्वालामुखी के मुख का अधिक विस्तार होने पर जब वर्षा का जल इसमें एकत्रित हो जाता है तो इससे क्रेटर झील बन जाती है। और भारत में अगर बात करें तो एक अच्छा उदाहरण है क्रेटर झील का लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एक कोई शायद झील मैं जब ये फैक्ट सर्च कर रहा था तो राजस्थान में भी है, 2 का जिक्र मिल रहा था। तो वो दूसरी झील कौन सी, इसे आप कमेंट कीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून हेतु पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है, अपितु जो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, इसी में 1987 में ध्वनि प्रदूषण को शामिल कर लिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 9 या 11 सदस्य हो सकते, समय समय पर कभी 9 होते कभी 11 होते। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1913, लोकमान्य तिलक की मृत्यु 1920, मोपला विद्रोह 1921, स्वराज पार्टी का गठन 1921 तथा मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932। ये वो वर्ष हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जैसा आप लोग जानते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में की गई थी 1928 में। मत देने का अधिकार सामाजिक अधिकार नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक अधिकार है। बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और राज बिहारी बोस शामिल थे हार्डिंग बम कांड में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डिंग बम कांड में सम्मिलित नहीं था या शामिल नहीं था। विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो ये आर्ची था। और आर्ची को प्री वेब इंटरनेट सर्च इंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे www से पहले भी 10 सितंबर 1990 को तैयार कर लिया गया था। वलित पर्वतों का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से मोड़ या वलन पड़ जाने से होता है। और अंत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। तो दोस्तों ये 50 पॉइंट थे। हालांकि कुछ पॉइंट आज के बड़े थे इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा। मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, आप लोग इसी वीडियो को दोबारा फिर से चला लीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 बार तो आपको वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के दौरान आपको लगता है तो कि ये प्रश्न आपने पढ़ा था कहीं, लेकिन वो याद नहीं आता है। और इस समस्या को आप रिवीजन करके ही दूर कर सकते हैं। यही रीज़न है छोटा सा वीडियो। वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि 15-20 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए। हालांकि अभी मुझे इसको नहीं मालूम कि ये वीडियो कितनी देर का हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो आराम से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो बढ़ा है तो स्पीड बढ़ा के आप रिवाइज़ कर सकते हैं, समय कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस कड़ी को कंप्लीट करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको ये कड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और हमें मनोबल मिलता है और अधिक अच्छे फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अंत में देखिए, मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर कोई गलती मुझे भविष्य में नज़र आएगी तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में जाके पिन कर दूंगा। तो जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स ज़रूर आप एक बार चेक कर लें कि अगर कोई सुधार होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।